एंड वेलकम बैक। अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच में मुस्तकिल जंगबंदी होती है, अगर अमन वहाँ पर कायम होता है, तो यकीनन तारीख रिकॉर्ड करेगी कि पाकिस्तान का इसमें एक कलीदी किरदार था इस जंग को रोकने में। लेकिन हम इस जंग को रोकने में की कोशिश ना कर सकते, हम इस पोजीशन में होते ही ना, अगर पिछले साल इसी दिन एक और पड़ोसी मुल्क, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी मदद ना करता और हमारे पर जंग मुसल्लत ना करता, इस सोच में यकीनन कि जी बस ये तो वॉक ओवर होगा, हमने को 50 फिल्मों में तो इनको बुरी तरह से शिकस्त दी है, तो रियल लाइफ और बॉलीवुड में क्या फ़र्क है, हम चले एक चांस ले लेते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं चांस मार लो। तो चांस मारा और जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि उस दिन हमें बुरी तरह से भारत ने हराया, एटलीस्ट ऑन टीवी स्क्रीन्स। तो थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं। हम जानते हैं कि आपने ये सारी क्लिप्स हज़ार बार देखी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक और बात देखें और देखें द वॉर थ्रू द नेबर्स आइज। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों पे बहुत जल्दी दिखने वाली है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। पेशावर में सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ है, बल्कि तबाही है। कई इलाके ऐसे हैं पेशावर के अंदर जहां गोलीबारी जारी है। पेशावर के कई इलाकों में इस वक्त आग लग चुकी है। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बिग ब्रेकिंग, मतलब यार उफ तौबा मेरी, बंदा क्या कहे, माफ करे। अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है? आई डोंट नो। देखिए, मसला यही होता है, अगेन ये बार ये बात हुई, एक और बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कि यार इनके जो अच्छा, ये तो ख्वाबों का जो बुलबुला है ना, वो जब हकीकत के पत्थर के साथ टकराता है तो पत्थर का कुछ नहीं होता, बुलबुला फट जाता है। साहब, एक साल पहले इंडियन मीडिया ऐसा था, एक साल बाद आप क्या देखते हैं एक साल पीछे जाके? अस्सलाम वालेकुम जी, और वालेकुम अस्सलाम। great pleasure to be on your show again. Always a pleasure. आपके, और ये तो it was quite hilarious. It was almost like a beginning of a comedy hour. सर है कॉमेडी यार। जिस तरीके से आपने पूरा मोन्ताज तैयार किया, उनकी जो when I was the editor of the Muslim in the General Ziaul-Haq period, तो हम कहते थे ये सरकारी सच है, and this is the officially certified truth, और जो असल हकीकत और है वो अखबार में आएगी। लेकिन this goes beyond that, ये तो प्रोपेगेंडा की भी लेवल है, ये तो है, I think it's just hilarious, क्योंकि इतना वो जिस किस्म का उनकी ख्वाहिशात हैं, और खास तौर पर जिन्होंने कहा कि जी भी नक्शा तब्दील करेंगे, तो दिस इज उनकी चाहत है। लेकिन ये जो आपने बात ओवरऑल की, आई थिंक मेरा अपना जो मुताला है कि 1962 के बाद जो डिफीट हुई थी पंडित नेहरू को चाइनीज के मुकाबले में 1962 में, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ इंडिया, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। उसके बाद इतनी बड़ी इंडिया को सेटबैक नहीं पहुंचा इस खित्ते में, और अदरवाइज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, वो भी ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट था, और उसमें देखा, और उसकी बुनियाद वही थी जो अब थे, ओवर कॉन्फिडेंस, ह्यूब्रिस, एरोगेंस। बिल्कुल जो ट्रम्प को भी जिसको मार पड़ी है ईरान के खिलाफ, वो यही है कि तकब्बर के, ठीक है जी हम वॉक ओवर करें, साइज इक्वल स्ट्रेंथ, और हमारे पास सारा कुछ है, और पाकिस्तान तो कमजोर है, नंबर्स गेम है, और हम देख लेंगे, और हमारे पीछे पूरा
West भी है, दुनिया भी है, and we'll try to teach them a lesson जो उनकी ख्वाहिश थी. तो लेकिन कहते हैं ना साइज isn't everything मुशाहिद साहब. जी बिल्कुल, साइज अगर इक्वल स्ट्रेंथ होता तो फिर वियतनाम, क्यूबा, लाओस, कैम्बोडिया should have ceased to exist long time ago. और दूसरा ये भी था कि इंडियन जो सारा था नैरेटिव भी देखे ना, अल्टीमेटली ट्रूथ हैज टू प्रिवेल. पहलगाम की स्टोरी बेस्ड ऑन अ लाई कि पाकिस्तान से लिंक के कोई एविडेंस नहीं आया. फिर जो आपने देखा जहाजों के बारे में अभी तक वो डिनाई करते हैं, कितने जहाज गिरे, कितने क्या हुआ, दुनिया ने एक्सेप्ट किया सिवाय इंडिया ने. फिर जो सीज फायर के इशू के ऊपर खुद भागे गए ट्रंप के पास, और सीज फायर भी ट्रंप ने अनाउंस किया, जो इंडिया ने खुद तस्लीम भी किया, माना भी, और पाकिस्तान ने भी माना, लेकिन उन्होंने कहा, डिनाई किया कि नहीं जी ये तो हमारा बायलैटरल था, डीजीएमओस लेवल की बात थी. तो जो सारा नैरेटिव वाज बेस्ड ऑन अ टोटल वन बिग लाई. तो वो दैट लाई हैज आल्सो वाज एक्सपोज्ड. और हमारी परफॉर्म, अब तो हमारा तो स्पोक्समैन इज डोनाल्ड ट्रंप. पहले 6 जहाज थे, फिर 8 बने, फिर 9, अब तो वो कह रहे 11 जहाज हैं. Last week he talked of 11 planes. So I think we should be grateful to Trump for being the salesman for Pakistan. And I think he likes winners. तो उसने कहा कि पाकिस्तानियों में बड़ी जान है, छोटा सा मुल्क है. इन्होंने इंडियन, they've given a thrashing to India. ये कौन लोग हैं और ये बड़े दबंग लोग हैं. तो उसने फिर I think gave a new look to Pakistan. He rediscovered Pakistan rather. और इंडिया का जो backward trajectory होती है वो उस पिछले साल से शुरू हुई है. And it's been one negative thing after the other in their foreign and national security. Just speaking of negative things, मुशाहिद साहब, अभी हम वापस माल का हक और उसके जो डायरेक्ट असरात हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा बुरी नहीं हो गई इंडिया की शायद. आई मीन आप ये देखें कि ईरान पर जंग से शायद 1 दिन पहले, वो सद 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आप जाते हैं टू माई बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू, वहाँ पर वो मदरलैंड फादरलैंड वाला सिलसिला होता है. उसके 1-2 दिन बाद यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है, और खामोशी फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इब्तिदा में आपको याद होगा खामोशी होगा. अब अगेन, अब इसकी अगर हम ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा हम इसकी समझने की कोशिश करें, फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर एक पीस डील हो जाती है और ईरान की हुकूमत जो है जिस भी शेप में वो सर्वाइव कर गई है, जो सर्वाइव कर गई है, अब ना हुर्मुज़ भी उनके पास है. अब हम मानते हैं कि कुछ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ होती हैं ईरान और भारत के बीच में, जाहिर है कि ताउन होगा, तिजारत भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, लेकिन ओवरऑल ईरान में और इस खित्ते में ये जो लास्ट मिनट विजिट टू नेतन्याहू और ये जो गोइंग ऑल इन ऑन द इजरायली अलायंस, क्या आपका ख्याल है कि नुकसानदेह साबित होगी इंडिया के लिए ऑन सम लेवल? तो समझो बहुत नुकसानदेह होगी. देखिए ना, द ओनली एलाई ऑफ इंडिया इन द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान वाज इजराइल. The only ally of Israel. बाकी वेस्टर्न ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जो खुल के आया, जिसने उनको आशीर्वाद दी और जो खुद जाके गया उनके घर और टॉक्ड ऑफ इंडियाज क्या फादरलैंड या मदरलैंड व्हाटएवर, और वो एक ऐसा आइडियोलॉजिकल रिश्ता भी उसने कायम किया कि जैसे कोई रूहानी रिश्ता है इजराइल और इंडिया का, वो तो मोदी है. एंड मोदी एंड नेतन्याहू और आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन, जायनिज्म, हिंदुत्व, अखंड भारत, ग्रेटर इजराइल, उनकी आरएसएस, तो ये सारे दोनों फैशिस्ट हैं. आरएसएस भी और नेतन्याहू की जो पार्टी भी है. And by the way, Netanyahu, when the war ends, he'll either end up in prison or he'll ask for a pardon from Trump. कि मुझे माफ कराओ, वरना वो तो जेल में जाएगा. नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल. तो इंडिया इज इन वेरी बैड कंपनी. और दूसरा भी जो उनका इमेज बन गया है वेस्ट के अंदर भी, और सबसे बड़ी बात जो धचका लगा कि अमेरिका के साथ जो उन्होंने कल्टीवेट किया था पिछले 25 सालों से एक रिलेशनशिप, कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, हम रीजनल हेजेमॉन होंगे, विल बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन. अभी मैं परसों नेपाल से आ रहा हूँ, बाय द वे. नेपाल में भी एक मिनी रेवोल्यूशन आया लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका. आई थिंक जो हेट्रेड इंडिया की देखी मैंने, इट एक्सीड्स एनीथिंग यू कैन फाइंड इन एनी अदर पार्ट ऑफ साउथ एशिया. रियली जानदार डेमोक्रेटिक यंग लोग आए हैं. 35-year-old प्राइम मिनिस्टर बलिंदर शाह, और उसकी टीम से मेरी मुलाकात भी हुई सबसे. और छोटा सा मुल्क है, लैंडलॉक्ड, एंड उन्होंने एंड 3 times they were blockaded by India. तो आप देखें कि इंडिया has lost out in its own region, it has lost out internationally, it has lost out in the court of public opinion. तो और मिलिटरीली तो डिप्लोमेटिकली आपके सामने जो, और वो दे कांट फैथम इट, कांट स्टैंड इट. उनको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है और इतना गुस्सा है जो जबान इस्तेमाल की जयशंकर ने अबाउट पाकिस्तान. आई मीन टोटली अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज, जो पहले का हाथ नहीं मिलाएंगे, सारा नहीं करेंगे. तो वो कोई बड़ा एक्यूमुलेटेड गुस्सा है एंड पेंट अप है, एंड इट्स द रेज ऑफ द इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग. उनको पता है कि कोशिश करेंगे सेकंड राउंड की तो दे विल हेड बैक वेरी हार्ड, मोर देन बिफोर.
اچھا میں مشاہد صاحب ایک سال پہلے اگر ہم سب نے دیکھا کہ امیجن کریں اپریل 2025 اس میں پاکستان جو تھا وہ ایک خول میں بند تھا ہر طرح سے. پھر یہ مارکا ہوتا ہے, اور ایک پنجابی کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ کبے نو لت پئی نکل گیا, ٹھیک ہے, اور تو وہ خول سے باہر آ گیا اور اس نے خود کو ایک نئی دنیا میں نئے ریجن میں پایا. اس کے برعکس جو انڈیا آئسولیٹ کر رہا تھا پاکستان کو کہ ہم جو ہے اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے اور کوئی ملک جو ہے یہ جو آتنکوادی ریاست ہے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا, وہ اپنے خول میں بند ہو گیا. بالکل صحیح. تو یہ جو بیلنس ایک نیا بنا ہے, پاکستان جو ہے کس حد تک اس جو نیا پلیٹ فارم ہے یا جو نئی چیز اسے ملی ہے یا دریافت ہوئی ہے, ہم سسٹین کیسے کریں گے اسے؟ اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میرے خیال میں ہماری ریڈنگ یہ ہے, وی ریڈ ٹرمپ رائٹ. انڈیا کی اسیسمنٹ تھی کہ امریکہ کے ساتھ اٹ ول بی بزنس ایز یوزول. ان کو انڈیا کو پیمپر کیا بش نے 2006 سے شروع کرے نا نیوکلیر ڈیل کی, جس میں انہوں نے اپنے قوانین بھی تبدیل کیے کہ انڈیا سے نیوکلیر ڈیل کریں. پھر اوباما 2 دفعہ اپنے ٹینیور پہ 2 ٹینیور تھے, دونوں دفعہ انڈیا گیا, پاکستان نہیں آیا. دس نیور ہیپنڈ بیفور کہ امریکن پریزیڈنٹ 2 دفعہ جا رہا ہے ہندوستان. پھر بائیڈن نے تو کوئی زحمت نہیں کی ٹیلی فون کال کی بھی, یا ان کے کوئی جونیئر نے بھی. تو بالکل پاکستان واز ٹوٹلی ان ڈاگ ہاؤس ایز دس سے, اور وہ سارا انڈیا واز انڈیا, ان کے ساتھ اسپیشل ریلیشن شپ ہو رہی ہے, بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو وہ ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ وڈ ڈو دا سیم تھنگ. ٹرمپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا وکھرا قسم کا ہے, وہ از ناٹ دا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ آف دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, پلس وہ آئیڈیولوجیکل نہیں ہے. ان کا تھا کہ جی ڈیموکریسی ورسز آٹوکریسی ڈبیٹ ہے, سمٹ آف ڈیموکریسی ہو رہی ہے, چائنا از دا بگ تھریٹ. اس نے کہا جی وی کین ڈو اے ڈیل وتھ چائنا ہو یا ایران ہو یا نارتھ کوریا کا کم جونگ ان ہو, اور وہ سارا کچھ ہے تو پوٹن ہو. سو ہی ڈزنٹ سی دیم. اس نے جب یہ دیکھا اینڈ ہی از ویری انکنونشنل, سو یہ ٹرمپ ڈریون پالیسی سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اینڈ وی ریڈ ہم رائٹ کہ جب یہ بندہ ہے اس نے دیکھ لیا کہ پاکستانیوں میں اتنی جان ہے, they can deliver and they can deliver. دیکھیں جی اٹس اباؤٹ وننگ اینڈ لوزنگ, اینڈ ٹرمپ لوز ونرز. انہوں نے کہا یہ, تو وہ اس سے ہمارا ایک نیا چیز ہوئی. اب یہ جو آپ نے کوشچن کیا, اینڈ آئی تھنک دیٹ سو فار بلکہ اس کو نہ صرف ہم نے سسٹین کیا وہ سکسیس کو, بلکہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر لیا ہم نے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیوریج کو اس خطے میں, کیونکہ جیو پالیٹکس اس خطے کی اتنی تبدیل ہو رہی ہے. خاص طور پہ یہ ایران وار ہوئی ہے, آئی تھنک اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ. میرے خیال میں سوئز وار جو 70 ایئرز اگو ہوئی تھی, جس میں جمال عبد الناصر ایمرج کیے تھے اور جس میں برٹش امپائر کا خاتمہ شروع ہوا تھا, وہ بھی ایک جارحیت ہوئی تھی برطانیہ, فرانس اور اسرائیل کی طرف سے. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. دس از آلسو اے ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری. آئی تھنک اٹس of the end of the American empire also, اور at least declined ہے, اور نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل پلان بھی شیٹر ہو گیا. تو اس جیو پالیٹکس میں جو ہماری پوزیشننگ تھی, ایک بیک اپ تھا وہ مارکا حق کا, پلس جو ہم نے رول ادا کیا, اور آئی تھنک وی پلیڈ کارڈز ویل, اور پرنسپل پوزیشن بھی لی. ہم نے ایران کے خلاف جارحیت کو بھی کنڈیم کیا, یکجہتی کا بھی اظہار کیا, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے چینل آف کمیونیکیشن بھی ود سعودی عربیہ, ود امریکہ, ود اینڈ چائنا تو خیر ہے ہی ہے, اور باقی ممالک سے بھی رکھے. تو آئی تھنک دیٹ آر ریڈنگ آف دا سچویشن, آر انالیسز, اور اس میں آئی تھنک یہ جو خاکی سفارتکاری also played a big role in that. And Trump ایسے بھی امپریس ہوتے ہیں فوجی وردی سے بھی, اور یونیفارم بھی, جنرلز اینڈ فیلڈ مارشلز, and he likes that, you know. اور پاکستان کی کھلی ڈلی اپروچ بھی ہوتی ہے, you know, smartly turned out سلوٹ کر رہے ہیں, ٹھک 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 بات گپ شپ ہو رہی ہے. not like Modi and others, they are a bit clumsy, اور تھوڑے سے وہ ڈبل گیم بھی کھیلتے ہیں سارے. آپ کو یاد ہوگا جب مودی کی پریس کانفرنس تھی ود ٹرمپ, تو اس نے سوال پاکستان کے خلاف کرایا ایک انڈین جرنلسٹ سے انگریزی میں, تو ٹرمپ نے کہا کہ I don't understand what you're saying. Please have it translated. So it was the first time an English question was translated retranslated into English. انگلش وہ کوئی ساؤتھ انڈین تھا جسے پاکستان خلاف بڑی بدبودار باتیں کی, تو اس نے کہا I don't understand what you're saying, can you translate it. تو وہ آپ دیکھیں نا, تو اس کا ان کمپیریزن پاکستانیت کا جو ہے ہمارا ایک کانفیڈنس بھی ہے. although we may be a small country but we come across as یہ گالی کوئی نہیں جی, آ جاؤ جی پھر میدان دیکھ لیں گے. so that
and sometimes it's bordering on overconfidence also. sometimes. So it made a difference also. It had an impact. And plus we had the track record of delivery के जिन्होंने काम डिलीवर भी किया है on the battlefield और politically भी किया है. फिर वो terrorism के issue पर भी हमने भी gave him the first success in March. वो जो Abbey Road की bombing का जो था वो उसको पकड़ा था हमने मार्च में, जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में उसने शुक्रिया अदा किया. सो आई थिंक दैट somehow circumstances benefited us. अब of course the bigger challenges कि जो हमने goodwill gain किया है as a major Muslim middle power which is now in a leadership role in the Muslim world. By the way, मैं तुर्की भी होके आया हूँ, इस्तांबुल. I met President Erdogan also and अभी नेपाल भी होके आया हूँ. sorry, मैं आपकी We are बात काट doing रहा हूँ. differently now. जी, बहुत माजरत के साथ मैं सुनना चाहूँगा कि तुर्की में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वीज़ा भी पाकिस्तान. एक छोटा सा वक्फे के बाद